वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है निज़ाल, जिसका मतलब है शैडो, और एक मलयालम मूवी है जो रिसेंटली अमेज़न पे रिलीज हुई। उसी तरह एक मिस्ट्री सस्पेंस मूवी है। पहले मैं आपको इस मूवी का समरी बता देता हूँ, सुनिए। एक 8 साल के बच्चे को 30 साल के गुजरे हुए मर्डर केस के बारे में पता चलता है। वो बच्चा उन मर्डर केस के बारे में स्टोरीज लिखने लगता है और ये बात हमारे हीरो को पता चलती है और हमारा हीरो उन मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। तो उस बच्चे को उन मर्डर केस के बारे में कैसे पता चला, क्या है इसके पीछे का राज, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। दोस्तों, मूवी की स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मूवी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मुझे तो मूवी की कहानी बहुत ही ऑसम लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत में ही एक जबरदस्त एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। वो एक्सीडेंट एक कार और एक बाइक का होता है। उसके बाद उस शहर में बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है। उसके बाद हमारे बैटमैन का इंट्रोडक्शन होता है और इस बंदे का नाम होता है बेबी। अब ये मत पूछना किसका बेबी, पूरा नाम है जॉन बेबी। और मूवी के स्टार्टिंग में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट जॉन बेबी का ही होता है। और तभी जॉन को लेने के लिए जॉन का फ्रेंड राजन हॉस्पिटल आता है क्योंकि आज जॉन डिस्चार्ज होने वाला है। और उसी तरह राजन जॉन का हुलिया देकर उस पर हंसने लगता है। उसके बाद राजन जॉन को उसके घर छोड़ते हुए जॉन से कहने लगता है कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी नाक टूट चुकी है, इसीलिए डॉक्टर ने तुमको ये मास्क पहनाया है। जब तक तुम्हारी नाक सेट नहीं होती तुम इस मास्क को नहीं निकाल सकते। घर आने के बाद जॉन की माँ जो अमेरिका में रहती है जॉन को वीडियो कॉल करती है, लेकिन जॉन अपना कैमरा ऑफ करके अपनी माँ से बात करने लगता है क्योंकि जॉन अपनी माँ को ये बात बताना नहीं चाहता कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, वरना इसकी माँ परेशान हो सकती है। अब जॉन के काम के बारे में बात करें तो जॉन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक जज होता है। और दूसरे दिन जब जॉन अपने कोर्ट आता है तो उस वक्त भी वहाँ पर बहुत जबरदस्त बारिश हो रही होती है। और जब जॉन अपने कोर्ट आता है तो वहाँ के लोग जॉन को कुछ अजीब तरह से देखने लगते हैं क्योंकि जॉन के फेस पर एक मास्क होता है। उसके बाद जॉन अपने सुपीरियर या अपने फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम होता है अजीत। उसके बाद इन दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है और इसी बातों ही बातों में अजीत जॉन से कहने लगता है कि मैं एक ऑफिसर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो पहले तो जॉन इनकार कर देता है, लेकिन अजीत जॉन को फोर्स करने लगता है। इस तरह से जॉन अजीत के कार में बैठकर दूसरे ऑफिसर से मिलने के लिए जाने लगता है। तो थोड़ी दूर आने के बाद जॉन को मन नहीं होता तो जॉन उस ड्राइवर से कहने लगता है कि मुझे पास वाले मॉल के पास छोड़ दो, और पता नहीं ये बारिश कब खत्म होगी, मैंने आज छाता भी नहीं लाया। जॉन की ये बात सुनने के बाद अजीत और उसका ड्राइवर जॉन की तरफ कुछ अजीब तरह से देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमें बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही होती है। मतलब जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ उस दिन से जॉन बारिश को हेलुसिनेशन कर रहा होता है। हालांकि कुछ दिनों से केरला में बारिश ही नहीं हुई। जॉन की ये हालत देखकर अजीत जॉन से कहने लगता है कि जॉन तुमको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से कहते हुए अजीत जॉन को डॉक्टर के पास छोड़ता है। जब जॉन उस गाड़ी से उतरता है तो सच में वहाँ पर बारिश नहीं होती। जॉन को सिर्फ बारिश की बूंदें नजर आती है, लेकिन एक भी बूंद, एक भी ड्रॉप जॉन की बॉडी को टच नहीं कर रहा। जब जॉन डॉक्टर से मिलने के लिए आता है तो वो डॉक्टर जॉन से कहने लगता है कि तुमको अभी अभी एक्सीडेंट हुआ ना, इसीलिए तुमको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ है, इसीलिए तुम बारिश को इमेजिनेशन कर रहे हो। स्टार्टिंग स्टेज में ऐसा होता है लेकिन धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अब चूंकि रिसेंटली जॉन का एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए राजन जॉन के लिए एक ड्राइवर रखने के लिए सजेस्ट करता है और जॉन भी इस बात के लिए मान लेता है। जब जॉन और राजन ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर शालिनी आती है, राजन की वाइफ। शालिनी बच्चों की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है। यहाँ आने के बाद शालिनी जॉन को उसका हालचाल पूछने लगती है। उसके बाद शालिनी जॉन को और राजन को अपने एक केस के बारे में बताने लगती है कि आज मेरे पास एक अजीब का केस आया। स्कूल में एक टीचर ने बच्चों को एक कहानी लिखने के लिए कहा। काफी सारे बच्चे बच्चों वाली कहानी लिखा, लेकिन एक बच्चे ने एक मर्डर स्टोरी को लिखा। 8 साल का बच्चा एक मर्डर स्टोरी को लिखना ये थोड़ा अजीब बात ही है, इसीलिए वो टीचर ने मुझे बुलाया। तो मैंने उस टीचर को दिलासा देते हुए कहा कि शायद उस बच्चे ने ये कहानी किसी टीवी पे देखी होगी, लेकिन जो भी हो इन द फ्यूचर वो बच्चा एक अच्छा राइटर बनेगा जरूर। दूसरे दिन राजन जॉन के लिए एक ड्राइवर भेजता है और उसका नाम होता है कैफ। उसके बाद जॉन एजुअल की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। तो 3 या 4 दिन होने के बावजूद भी जॉन को उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर अभी भी कम नहीं होता। और तभी शालिनी जॉन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। तो जॉन उसी तरह से शालिनी से मिलने के लिए शालिनी के पास जाता है और शालिनी जॉन से कहने लगती है कि मैंने कल तुमको एक लड़के के बारे में बताया था ना जो मर्डर स्टोरीज लिखता है, उस लड़के का नाम है नितिन। तो आज उस लड़के ने फिर से एक और मर्डर स्टोरी को लिखा। तो उस टीचर ने मुझे बुलाकर नितिन की रफ बुक को मुझे दिखाया और एक्चुअली वो स्टोरी मलयालम में लिखी हुई है।
बच्चा है ना, थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक्स है। लेकिन जॉन यहाँ पर ताज्जुब की बात यह है कि जॉन पला बड़ा बेंगलुरु में था, जिसकी वजह से नितिन को मलयालम का यम तक नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी नितिन ने मलयालम में ये स्टोरी को लिखा। नितिन का फादर अब इस दुनिया में नहीं रहा। नितिन की माँ का नाम है शर्मिला, जो एक मोशन ग्राफिक्स कंपनी में काम करती है और रिसेंटली शर्मिला ट्रांसफर होके केरला आई। इससे पहले शर्मिला की फैमिली केरला नहीं आई। और यहाँ पर एक और ताज्जुब की बात यह है कि नितिन को केरला के एरियाज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी नितिन ने करवट्टा नाम के एक गांव के बारे में जिक्र किया और एक्चुअली वो बहुत ही छोटा गांव है, मतलब सिटी के बाहर होता है वो गांव। खैर, ऐसा कहते हुए शालिनी जॉन को नितिन की रफ बुक देती है। तो बुक लेने के बाद जॉन उस वर्ष को पढ़ने लगता है। तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि एक आदमी को एक बड़े से पत्थर से बांध के करवट्टा के तालाब में फेंक दिया। खैर, ये स्टोरी पढ़ने के बाद जॉन शालिनी से कहने लगता है कि मैं नितिन से मिलना चाहता हूँ। लेकिन शालिनी जॉन से कहने लगती है कि शर्मिला किसी को भी अपने बच्चे से मिलने नहीं देती, पहले हम शर्मिला से परमिशन लेना होगा। इस तरह से शालिनी जॉन को शर्मिला के पास ले जाती है। यहाँ आने के बाद जॉन शर्मिला को जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है और फाइनली जॉन नितिन से मिलना चाहता है। लेकिन शर्मिला इसके लिए मना कर देती है क्योंकि शर्मिला अपने बेटे को लेकर बहुत पॉजिटिव होती है। तो जॉन शर्मिला से कहने लगता है अगर तुमने अपने बेटे से मिलने नहीं दिया तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। यह सुनने के बाद शर्मिला पुलिस की झंझट नहीं चाहती और वो अपने बेटे से मिलवाने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद शर्मिला जॉन को और शालिनी को अपने अपार्टमेंट लाती है और इन दोनों से कहने लगती है कि आप लिफ्ट से 9th फ्लोर जाइए, क्योंकि शर्मिला लिफ्ट का नहीं बल्कि स्टेप्स का यूज करती है। इसके पीछे भी एक राज है। ये देखकर शालिनी ये समझने लगती है कि शालिनी एक्सरसाइज कर रही है, अपने हेल्थ का केयर कर रही है। खैर, इसके बाद जॉन और शालिनी ये दोनों शर्मिला के घर जाते हैं। वहाँ पर जॉन नितिन से मुलाकात करता है। इन लोगों के बीच काफी सारी बातें होती है और फाइनली शर्मिला जॉन को नितिन के लिखे हुए स्टोरीज को देती है और जॉन उन स्टोरीज को लेकर वहाँ से चला जाता है। शर्मिला को ऑलरेडी पता होता है कि नितिन के बारे में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन शर्मिला इस बात को दबा के रखती है, इस बारे में किसी से ज्यादा शेयर नहीं करती। खैर, इस तरफ जॉन घर आने के बाद उस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता है और उन पेपर्स में कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि करवट्टा के इलाके में एक हरा तालाब है और उस तालाब में मेडिकल्स के कुछ बॉटल्स है। अगर उस तालाब से खड़े रहकर ध्यान से सुना जाए तो चर्च का बेल सुनाई देता है। तो एक दिन आधी रात को कुछ लोग एक आदमी को एक बड़े से पत्थर से बांध के उस हरे तालाब में जिंदा डुबा देते हैं। दूसरे दिन जॉन अपने ड्राइवर के साथ मिलकर करवट्टा के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में आने के बाद जॉन इन पुलिस वालों से पूछने लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई हरा तालाब है। अगर हरा तालाब है तो वहाँ पर आसपास कोई मेडिकल फैक्ट्री है और इसी तरह वहाँ पर कोई चर्च है। इस तरह से कुछ सवाल उन पुलिस वालों से पूछने लगता है। तो तभी एक पुलिस वाला जॉन को बताने लगता है सर, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब तो जरूर है, लेकिन पता नहीं वहाँ से चर्च बेल की साउंड सुनाई देती है या नहीं। और इसी तरह सर वहाँ पर एक मेडिकल फैक्ट्री भी है। ये सुनने के बाद जॉन इन पुलिस वालों को वहाँ पर ले जाने की बात करता है। तो वो पुलिस वाले जॉन को उस जगह पर ले आते हैं। यहाँ आने के बाद जॉन कुछ तैरने वालों को बुलाने के लिए कहता है ताकि उस तालाब में कुछ तलाशी ले सके और इसके पैसे ये देगा। तो थोड़ी देर बाद दो लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत देर तक उस तालाब में ढूंढने लगते हैं। तो बहुत देर ढूंढने के बाद उन लोगों को एक स्केलेटन मिलता है। ये देखकर जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब नितिन ने जो कहानी लिखी वो सच्ची है। खैर, ये सब होने के बाद जब वो पुलिस वाले जॉन से पूछने लगते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि उस तालाब में किसी का स्केलेटन है, किसी को मारा गया है, तो जॉन इन पुलिस वालों को झूठ कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि वहाँ पर किसी का स्केलेटन मौजूद होगा। एक्चुअली मेरे पास एक फेक करेंसी का केस आया था और उस बंदे ने ये कहा था कि उस करेंसी को उसने इस तालाब में फेंका और उसी की तलाशी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस जॉन पर शक करने लगती है। खैर, घर आने के बाद जॉन यही बात शालिनी और राजन को बताने लगता है कि नितिन की कहानी सच्ची है, वहाँ पर मुझे एक स्केलेटन मिला। दूसरे दिन जब जॉन अपने कोर्ट जाता है तो उसका फ्रेंड अजित कल के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है कि कल तुमने वो काम क्यों किया और क्या तुम्हें पता है कि पुलिस वालों को तुम पर शक हुआ है। ये सुनने के बाद जॉन अजित से एक और झूठ कहने लगता है कि अजित तुम्हें पता है ना कि मैं मर्डर केस के बारे में PhD कर रहा हूँ और मैंने पढ़ा है ब्रिटिश के ज़माने से कुछ मर्डर्स ऐसे ही हुआ करते थे, लोगों को पत्थर से बांध के उनको पानी में डुबाया करते थे। बस इसी दरमियान में मुझे करवट्टा के बारे में पता चला तो वहाँ पर मैं सर्च करने चला गया। खैर, जब जॉन वहाँ से जा रहा होता है तो अजित उस स्केलेटन के बारे में एक शॉकिंग बात बताने लगता है
कि कल ही उस स्केलेटन के फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हैं और वो स्केलेटन 30 साल पुराना है। यह सुनने के बाद जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरे दिन जॉन शर्मिला से जा मिलता है और उसे पूछने लगता है क्या नितिन को बेंगलुरु में मलयालम जानने वाले कोई फ्रेंड्स थे। तो शर्मिला कहने लगती है नहीं, नितिन के पास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं। हालांकि मैं ही नितिन को फोर्स कर रही थी कि वो मलयालम सीखे और मैं जानती हूँ वो हैंडराइटिंग नितिन की ही है। उसके बाद धीरे धीरे जॉन, शर्मिला और नितिन की मुलाकातें बढ़ने लगती है और इसी दरमियान में जॉन नितिन को ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। और इसी दरमियान में जॉन की माँ अमेरिका से इंडिया वापस आती है और शर्मिला को देख के शर्मिला और जॉन के बारे में पूछने लगती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो शर्मिला ना का जवाब देने लगती है। खैर इसके बाद एक दिन जॉन और नितिन ये दोनों किसी जगह पर बैठ के ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो नितिन जॉन से कहने लगता है कि बेबी क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो जॉन कहने लगता है हाँ बताओ। और नितिन कहने लगता है मुझे और भी काफी सारी स्टोरीज पता है। ये सुनने के बाद जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं और जॉन अभी भी उस बारिश को इमेजिनेशन कर रहा होता है। दूसरे दिन एक पुलिस वाला जॉन को अपने पुलिस स्टेशन बुलाकर ये पूछने लगता है कि आपको उस डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला। ये सुनने के बाद जॉन जिस तरह से अजीत से कहा वही झूठ बात इस पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है कि जॉन कुछ मर्डर केस के बारे में पीएचडी कर रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद वो पुलिस वाला जॉन को मरने वाले की डिटेल्स बताने लगता है कि मरने वाले का नाम है मोहन, जो 30 साल पहले मिसिंग में था। उस जमाने में मोहन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। खास उसके बाद वहाँ से जॉन शर्मिला से मिलने के लिए आता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने जॉन के पीछे एक और पुलिस वाले को लगा के रखा होता है, ये पता करने के लिए जॉन कहाँ पे जाता है, किससे बात करता है, क्या क्या करता है वगैरह वगैरह। इस तरफ बातों ही बातों में शर्मिला जॉन से कहने लगती है कि मुझे स्वीडन में ऑफर आया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी शायद नितिन भी इस बात को भूल जाए। दूसरे दिन जब जॉन अपने कोर्ट आता है उस वक्त भी वो पुलिस ऑफिसर जॉन को फॉलो करते रहता है। जब जॉन अपने कैबिन में होता है तो एक अनजान औरत जॉन से मिलने के लिए उसके कैबिन में आती है और जॉन से कहने लगती है कि आपने जिस बंदे की डेड बॉडी को फाइंड आउट किया उसे मैं जानती हूँ। मैं और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से एक दिन मोहन गायब हो गया और मेरी दूसरी शादी हुई है, अब मुझे 2 बच्चे भी है। और इसी तरह वो औरत जॉन से कहने लगती है कि आपको मोहन की आत्मा नहीं बोला था ना कि उसकी बॉडी वहाँ पर है। उसके बाद जॉन शालिनी के घर जाता है, जहाँ पर शालिनी जॉन से ये कहने लगती है कि मुझे पक्का यकीन है कि नितिन अपने खुद ही से ये स्टोरीज नहीं लिख रहा, किसी ने नितिन को उस स्टोरीज के बारे में बताया होगा। दूसरे दिन जॉन शर्मिला से जा मिलता है उसके फैमिली के बारे में पूछताछ करने के लिए, जहाँ पर शर्मिला अपने फैमिली के बारे में जॉन को बताने लगती है। शर्मिला के हस्बैंड का नाम होता है सचिन। शर्मिला और सचिन की लव मैरिज हुई थी। इन दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, जिसकी वजह से सचिन के माँ बाप शर्मिला को अपना नहीं पाए। अब शर्मिला के माँ बाप के बारे में बात करें, जब शर्मिला छोटी थी उसी वक्त शर्मिला के माँ बाप इस दुनिया से चले गए। सचिन एक न्यूज़पेपर में एज ए न्यूज रिपोर्टर की तरह काम किया करता था। एक दिन लिफ्ट के हादसे में सचिन की मौत हो गई और इसीलिए शर्मिला लिफ्ट का सहारा नहीं लेती, वो स्टेप्स का सहारा लेती है। उसके बाद शर्मिला जॉन से ये कहने लगती है कि शायद हो सकता है सचिन की आत्मा ने ही नितिन के ख्वाब में आकर वो सारी स्टोरीज बता रहा है, लेकिन जॉन भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। उसके बाद जॉन नितिन के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि नितिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास एक और स्टोरी है, क्या तुम मुझे उस स्टोरी के बारे में सुना सकते हो। तो उसी तरह से नितिन जॉन को एक और मर्डर स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि चरैतुरा नाम के एक इलाके में जहाँ पर मछलियों को डाला करते थे, उस जगह पे एक बंदे को पानी में डुबा के उसे मार दिया। ये कहानी सुनने के बाद जॉन चरैतुरा जाने लगता है और उसी वक्त वो पुलिस वाला भी जॉन को फॉलो करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उस पुलिस ऑफिसर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन को फॉलो नहीं कर पाता। यहाँ आने के बाद जॉन एक लोकल पुलिस वाले से मिलता है और जॉन इस पुलिस वाले से उस एरिया के बारे में पूछने लगता है जो नितिन ने जॉन से कहा था। अब चूंकि वो एरिया काफी साल पुराना था, इसलिए वो पुलिस वाला एक और पुलिस वाले के पास ले जाता है जो उम्र में थोड़ा सीनियर होता है, और वो पुलिस वाला जॉन को किसी जगह पर लाता है और उसे कहने लगता है कि 30 साल पहले यहाँ पर मछलियों को डाला करते थे और यहाँ पर सर काफी सारा पानी भी हुआ करता था, लेकिन आज ये एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, यहाँ पर काफी सारे अपार्टमेंट्स है और ये एरिया किसी मोहन नाम के बंदे का था और उस वक्त बेचारे की मौत भी हो चुकी थी। ये जान लेने के बाद जॉन फौरन शर्मिला को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि नितिन की दूसरी कहानी भी सच निकली। इस तरफ ये पुलिस ऑफिसर अपने सुपीरियर के पास आकर कहने लगता है सर मुझे ये डिटेक्टिव वाले काम मत दीजिए। खास के बाद जॉन और उसका ड्राइवर शर्मिला और नितिन ये तीनों बेंगलुरु आते हैं ये चेक करने के लिए कि सचिन ने उस वक्त उन स्टोरीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था या नहीं।
इस तरह से जॉन सचिन के कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। उसी तरह जॉन सचिन के लैपटॉप को भी चेक करने लगता है। तो काफी सारे फाइल्स चेक करने के बाद जॉन को ये बात पता चलती है कि सचिन का और उन मर्डर्स का कोई लेना देना नहीं है। मतलब सचिन ने अपने रिपोर्ट्स में उन मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद जब जॉन उसी रात सो रहा होता है तो जॉन को कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं। तो वो फौरन अपनी नींद से जाग जाता है। अपनी नींद से जागने के बाद जॉन बस ऐसे ही उस घर में टहलने लगता है। इसी तरह से जब जॉन किसी कमरे से गुजर रहा होता है तो वहाँ का नजारा देखकर जॉन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जॉन देखता है कि शर्मिला नितिन को कुछ कहानियां सुना रही है, वही मर्डर्स कहानियां, जिसका मतलब नितिन ने जो कुछ भी मर्डर कहानियां बताई वो सारे के सारे शर्मिला नितिन को बता रही थी। और बच्चों का दिमाग तो ऐसा ही होता है। नितिन ने उन सारे कहानियों को अपने दिमाग में बसा के रखा था। यह जान लेने के बाद जॉन फौरन केरला चले जाता है शर्मिला को बिना इन्फॉर्म किए। और जॉन राजन और शालिनी के पास आकर शर्मिला के बारे में बताने लगता है कि शर्मिला ही नितिन को वो सारी कहानियां बता रही थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये बात शर्मिला को भी नहीं पता। मतलब शर्मिला अपने नींद में उन कहानियों को नितिन को सुना रही होती है और नितिन उन कहानियों को एज ए ख्वाब की तरह देख रहा था। उसके बाद जॉन अजीत को कॉल करके शर्मिला के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। जब शर्मिला और नितिन वापस केरला आ जाते हैं तो जॉन शर्मिला से जा मिलता है और शर्मिला को सच बात बताने लगता है कि नितिन को स्टोरीज सुनाने वाली और कोई नहीं, वो तुम ही हो और ये बात तुमको भी नहीं पता। शर्मिला जॉन से कहने लगती है, लेकिन मुझे तो वो कहानियाँ बिल्कुल भी पता नहीं, मैं कैसे नितिन को ये कहानियाँ सुना सकती हूँ। तो जॉन कहने लगता है, जिस तरह से तुमने अपने बेटे को कहानी सुना रही हो उसी तरह से तुमने अपने बचपन में किसी से वो कहानियाँ सुनी होगी। अगर हमने ये पता कर लिया कि तुमने किसके जरिए से उन कहानियों को सुना तो उन मर्डर्स के पीछे का राज हम पता कर सकते हैं। खैर थोड़े दिन अजीत जॉन के पास आकर शर्मिला के बैकग्राउंड के बारे में जॉन को रिपोर्ट्स देने लगता है। ये जान लेने के बाद एक दिन जॉन शर्मिला को कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है और उस वक्त पहली बार शर्मिला लिफ्ट का उपयोग करती है, क्योंकि उस वक्त शर्मिला जल्दी में होती है और जब शर्मिला लिफ्ट में होती है तो शर्मिला बहुत घबराई हुई सी रहती है। खैर सुबह जॉन शर्मिला को किसी जगह पर लाता है जहाँ पर विश्वनाथन नाम का एक बूढ़ा आदमी एक छोटा सा जेरोक्स सेंटर चला रहा होता है। और जॉन विश्वनाथन से कहने लगता है, विश्वनाथन क्या तुमने इस लड़की को पहचाना? इस लड़की का नाम है शर्मिला और शर्मिला राधामणि की बेटी है। ये सुनने की देरी विश्वनाथन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद जॉन और शर्मिला विश्वनाथन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराने लगते हैं। और जब हॉस्पिटल में विश्वनाथन को होश आता है तो जॉन विश्वनाथन से पूछने लगता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि तुमने और राधामणि ने, मतलब शर्मिला की माँ ने, उस जमाने में मिलकर काम किया था। और इसी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये बात भी पता चली कि उस वक्त तुमने कुछ ऐसे काम किया जो करना नहीं चाहिए था। और नितिन के बताए हुए कुछ मर्डर्स के बारे में विश्वनाथन से पूछने लगता है। ये सुनने के बाद विश्वनाथन उन सारे लोगों को बताने लगता है, जब मैं नौजवान था उस वक्त मैं और राधामणि बहुत क्लोज हुआ करते थे। हम दोनों ने मिलकर पॉलिटिकल के काफी सारे काम किया, लेकिन एक दिन अचानक से राधामणि के हस्बैंड की डेथ हो गई और मैंने राधामणि से शादी करने की बात की, लेकिन राधामणि सोसाइटी से डरते हुए मुझसे शादी नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। उस वक्त मैं पार्टी के लिए ऐसे काफी सारे काम कर चुका था, लेकिन मैंने अपने हाथों से किसी को मारा नहीं, लेकिन मैंने दूसरों को एडवाइस जरूर दिया। मुझे पता था जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो उस वक्त हर रोज मैं शराब पी के राधामणि के पास आता और जो मैंने गुनाह किया वो सारे गुनाह को राधामणि से कहता रहता था। और शायद उसी वक्त शर्मिला नींद में मेरी कहानियों को सुना होगा और शायद वो मर्डर केसेस शर्मिला के दिमाग में बस चुकी होंगी। तो ये सारा सब कुछ सुनने के बाद जॉन विश्वनाथन से कहने लगता है, विश्वनाथन जो तुमने किया वो गलत ही है, इसके लिए तुम्हें पुलिस गिरफ्तार जरूर करेगी। जब जॉन और बचे कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शर्मिला विश्वनाथन के पास आती है और विश्वनाथन से कहने लगती है कि आप अब इस उम्र में जेल कहाँ से जाओगे, मेरी मानो आप यहाँ से दूर चले जाओ। जब मेरी माँ गुजर चुकी थी आप ही ने मेरा ख्याल रखा, इसीलिए मैं आपको मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए शर्मिला विश्वनाथन को कुछ पैसे देकर बस स्टैंड छोड़ आती है। थोड़ी देर बाद जॉन को ये बात पता चलती है कि हॉस्पिटल में विश्वनाथन मौजूद नहीं है। यह जान लेने के बाद राजन जॉन से कहने लगता है, अरे यार तुम भी बूढ़े आदमी के पीछे कहाँ पे पड़े हो, अब वो बूढ़ा आदमी इस उम्र में जेल जाके क्या करेगा, छोड़ दो उसके हाल पे छोड़ दो। और तभी वहाँ पर नितिन जॉन के पास आकर ये पूछने लगता है कि बेबी हॉस्पिटल में उस बूढ़े आदमी ने राधामणि के बारे में कुछ कहा था ना, मेरी कहानी में भी एक राधामणि है। ऐसा कहते हुए नितिन राधामणि की मौत कैसे हुई वो जॉन को सुनाने लगता है।
इस तरफ विश्वनाथन शर्मिला के अपार्टमेंट आता है और शर्मिला से कहने लगता है, जिस तरह से तुमको मेरे करतूतों के बारे में पता है उसी तरह से मेरे करतूतों के बारे में तुम्हारे बेटे को भी पता है। और मुझे पता है किसी न किसी दिन तुम्हारे बेटे से तुमको ये बात जरूर पता चलेगी कि तुम्हारे माँ का कत्ल मैंने ही किया। हालांकि मैं तुम्हारी माँ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने मेरे करतूतों के बारे में राधामणि को बताया तो राधामणि ने मुझसे पुलिस के पास जाकर सरेंडर होने के लिए कहा, लेकिन मुझे जेल जाना पसंद नहीं। तो उस वक्त मैं शराब की हालत में राधामणि का कत्ल कर दिया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ उस वक्त मैंने तुम्हारे पैर पकड़कर बहुत माफ़ी मांगी। उस वक्त तुम बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन किसी न किसी दिन मेरे बारे में पुलिस को जरूर पता चलेगा, इसलिए यही अच्छा है कि तुम मर जाओ। ऐसा कहते हुए विश्वनाथन शर्मिला को मारने की कोशिश करता है। विश्वनाथन के बारे में जानते हुए फौरन वहां पर जॉन आता है और इन तीनों के बीच बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान विश्वनाथन फिसल के बालकनी से नीचे गिर के मर जाता है। उसके बाद शर्मिला और नितिन ये दोनों स्वीडन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब ये तीनों एयरपोर्ट जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जॉन को अब वो ट्रॉमा नहीं है, लेकिन वो ट्रॉमा अब शर्मिला को आ चुका है। जब शर्मिला ने अपनी माँ की खबर सुनी उसके बाद फाइनली डायरेक्टर हमको ये मैसेज देते हैं, अगर किसी को मलयालम आती है तो आप ही पढ़ लो और मुझे भी कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या है। खैर इस तरह से यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।